हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो है ये इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 21 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न से मतलब क्या है कि जो भी हम फसल उगाते हैं वो फसल हम किस पैटर्न में उगाते हैं, यानी पहले हम कौन सी फसल उगा रहे हैं, उसके बाद कौन सी फसल उगा रहे हैं, कौन सी फसल उगा रहे हैं, और फिर हम जो फसल का जो पैटर्न है, जो तरीका है उगाने का, इसको हम फॉलो क्यों करते हैं। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम पे, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सक्सेस नेत्रा पे। हर जगह हमारा सेम हैंडल है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल कर सकते हैं successnitra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। अगर हम बात करें भारत के अंदर जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न द सेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप विच ए फार्मर ऑप्ट इन ए रीजन। ये है मेनली इसका मतलब। होता क्या है कि मान लीजिए के लिए कोई रीजन है, ये इस रीजन के अंदर कोई भी फार्मर है, वो फार्मर किस कॉम्बिनेशन में या फिर किस वे में, किस तरीके से, कोई भी मतलब क्या कॉम्बिनेशन है उसका लगाने का, किस तरह से वो फसलें लगा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। मान लीजिए इसने पहले लगाया आपका चावल, फिर इसने लगाया दाल, फिर इसने लगा दिया गेहूँ। तो जो भी चीज़ें हैं ये, इनको हम बोल देते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें जब सबसे पहले लगाता है चावल, फिर लगाता है दाल, फिर लगाता है गेहूँ। तो ये इस तरह का ये एक जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये फॉलो कर रहा है। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फसल लगाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। और जो ये पैटर्न है ये फॉलो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर लिया जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका रेनफॉल उस एरिया के अंदर कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, टेक्नोलॉजी वहाँ के अंदर कैसी है, और वहाँ की जो ज़मीन है वो किस प्रकार की है, वहाँ के लोगों की जो फूड हैबिट्स है वो किस प्रकार की है। पता लगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो तो खाने वाले हैं वहाँ पे चावल को प्रेफरेंस देते हैं, और आपने वहाँ पे क्या लगा दिया, आपने लगा दिया वहाँ पे गेहूँ। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। ट्रेडिशन क्या है वहाँ के लोगों का, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी, यानी कि इरिगेशन वहाँ पे आप पता लगा कि आपने वहाँ पे ऐसी फसल लगा दी जिसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। पता लगा कि आपने चावल की जो फसल है वो आपने कहाँ लगा दी, चावल की फसल लगा दी आपने राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर तो वैसे ही पानी की कमी है, तो कैसे वहाँ पे ये चीज़ें चल पाएगी। इरिगेशन वहाँ पे कैसी है, स्टोरेज वहाँ पे कैसा है, ट्रेड और जो मार्केटिंग है वहाँ की कैसी है, वहाँ पे लेबर अवेलेबिलिटी कैसी है। मान के चलिए लेबर अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, मान के चलिए कि हम एक फसल होती है जो आपकी शुगर केन की जो फसल होती है, यानी कि जो आपकी गन्ने की फसल होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको जो लेबर फोर्स है वो आपको ज़्यादा चाहिए होता है। पता लगे वहाँ पे आपकी जो चीप लेबर है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो किस प्रकार से आप गन्ने की फसल वहाँ पे कर पाएंगे। वहाँ पे लैंड का जो साइज़ है वो कैसा है, मतलब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसको आप बहुत कम जगह में भी उगा सकते हैं, बहुत थोड़ी ज़मीन में भी उगा सकते हैं। कुछ फसल ऐसी होती है जिनको अगर आपको उड़ाना है तो आपको एक लार्ज एरिया वहाँ पे चाहिए। वहाँ पे सीड्स की वैरायटी कैसी है, वहाँ पे मशीनाइजेशन कैसा है, वहाँ पे मशीन कैसी अवेलेबल है। मतलब कुछ फसल ऐसी हैं जिनका हम हाथ से निराई गुराई कर सकते हैं, मतलब हाथ से, मतलब आप फिजिकल वे में ही उन फसलों को तैयार करते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिनके लिए आपको मशीन चाहिए ही चाहिएगी। ये वहाँ पे कैसा है, ट्रेड और मार्केटिंग वहाँ पे कैसी है। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर है, इन सबको कंसीडर करके कोई भी फसल का जो पैटर्न होता है वो किसान के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फसल का जो पैटर्न होता है, क्रॉपिंग पैटर्न, वो क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्रॉपिंग फैक्टर इसमें। अगर हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग के बारे में, मेनली 3 तरह के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले आपका होता है मोनोक्रॉपिंग, सेकंड आपका होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, और थर्ड आपका होता है ये आपका रोटेशनल क्रॉपिंग। तो हम देख लेते हैं मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक सिंगल क्रॉप पूरे के पूरे साल उगाई जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। मतलब ये हो गया कि ये कोई ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर 2020 के अंदर एक फसल उगाई गई। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने चावल उगा लिया, ठीक है। और जब चावल हमारे कट गए तो हमने इसमें कुछ भी नहीं उगाया। जब हमारी चावल की जो फसल है वो पूरी हो गई, हमने इसके बाद इसमें कुछ नहीं उगाया। इसके बाद 2021 में भी फिर हम इसमें सिर्फ चावल ही उगाएंगे। फिर आएगी बात 2022 की, तो 2022 में भी हम सेम चीज़ें फॉलो करेंगे, इसमें हम चावल ही उगाएंगे। मतलब एक
ज़मीन है उसमें सिर्फ हम चावल ही उगा रहे हैं, और जब चावल की फसल हमारी कट जाती है तो उसके बाद हम कुछ भी फसल नहीं उगा रहे हैं, या फिर हम सिर्फ उसमें गेहूँ उगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग, यानी कि एक ही जो क्रॉप है, एक ही फसल है, उसका डोमिनेशन है। जैसे आप ये सोयाबीन वगैरह या फिर गेहूं वगैरह, चावल वगैरह की फसलें आप उगाते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? अगर हम आपसे कोई पूछ ले कि जो मोनोक्रॉपिंग है इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे? बस फ़ायदे क्या होंगे? एक आपका जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है, मतलब पता लगा कि एक इंसान लगातार 10 साल से, पिछले 10 साल से सिर्फ गेहूं ही उगा रहा है, या सिर्फ चावल ही उगा रहा है, सिर्फ दालें ही उगा रहे हैं, सिर्फ सोयाबीन ही उगा रहा है, तो उसको उसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। एक तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, मतलब एक इंसान जो चावल भी उगा रहा है, गेहूँ भी उगा रहा है, दाल भी उगा रहा है, और कुछ मतलब आपका मटर भी उगा रहा है, शुगर केन भी उगा रहा है, एक तो वो इंसान है जिसको सब फसलों के बारे में थोड़ी थोड़ी भी जानकारी है, और एक इंसान है जो सिर्फ चावल ही उगा रहा है, तो उसको ज़्यादा जानकारी होगा, यानी कि आपका स्पेशलाइज आ जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे एडवांस हुआ, क्योंकि इस इंसान को पता है कि जो मुझे सिर्फ हर साल सिर्फ चावल ही उगाने हैं, तो चावल के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की इसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर जो गेहूँ है, गेहूँ के लिए उसको अच्छी किस्म के जो आपके बीज वगैरह हो गए उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको निराई करने के लिए इसके अच्छी मशीन थ्रेशर वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो सब चीज़, यानी कि टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे एडवांस होगा। यहाँ के लोग मतलब इनको पता है कि इनको चावल या फिर इनको गेहूँ एक पर्टिकुलर फसल इनको उगानी है, और उस फसल को हम किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके और आसानी से उगा सकते हैं, तो उस पर भी आपका होगा। एफिशिएंसी लोगों की बढ़ जाती है। मान चले कि एक इंसान रोज़ आज एक इंसान ने काम किया पहली बार, तो हो सकता है वो 10 घंटे में करे, लेकिन जब इस इंसान को रोज़ यही काम करना है तो एक समय ऐसा आएगा 5 घंटे के अंदर इस काम को कर पाएगा, यानी कि लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैनेज करना भी सिंपल होता है कि उनको पता है कि कब इसको काटना है, कब बोना है, कब क्या करना है, तो आसानी से मैनेज हो जाता है, और अर्निंग भी आपकी इससे हाई होती है। तो ये आपके हो गए एडवांटेज। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, पेस्ट प्रॉब्लम, यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं फसल के अंदर, उसकी ज़मीन के अंदर, वो बढ़ जाते हैं, पेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। सोइल का डिग्रेडेशन होता है। सोइल का डिग्रेडेशन क्यों होता है? एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपका जो सोइल का डिग्रेडेशन यहाँ पे क्यों होता है? देखिए, जो फसल है, जो कोई भी हमारी एक ज़मीन होती है, उस ज़मीन के अंदर हमारे बहुत सारे आपके पोषक तत्व होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन होते हैं, और जो कोई भी फसल है, जो कोई भी हम फसल उगाने के लिए कोई भी अगर हम बीज लगाते हैं, तो उस बीज को उगने के लिए कुछ ना कुछ पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है। और मान के चलिए कि जो ये पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों से हम लगातार इस ज़मीन में जो चावल है वो चावल उगा रहे हैं, तो चावल को जो रिक्वायर्ड पोषक तत्व है इस ज़मीन से हर साल ले रहा है। मतलब 2020 में भी इसने निकाल लिए, 2021 में भी निकाल लिए, 2022 में भी इसने निकाल लिए, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा जब इस पे जो चावल के लिए रिक्वायर्ड पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सोइल की जो है वो भी, इनका जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसी वजह से सोइल की जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज बढ़ाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज पे भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कई बार ओवर प्रोडक्शन भी हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन मतलब पता लगा कि यार हर बार एक ही फसल उगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी ओवर हो जाएगा, उससे प्राइस वगैरह कम हो जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी आपकी कम होगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जब बायोलॉजी के मतलब हमारी जो ज़मीन है उस पर विविध प्रकार के जीव जंतु या फिर फसलें पाई जाती हैं। पता लगा कि कैसा होगा अगर पूरी ज़मीन पे सिर्फ नीम के पेड़ हो जाएं, या कैसा होगा पूरी ज़मीन के ऊपर सिर्फ अगर ये करें हम पीपल के पेड़ हो जाएँ, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी हमारी इफेक्ट होगा, हमारा पूरा जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होगा इससे। तो इसमें भी दिक्कत देखने को मिलते हैं। और हाई रिस्क, इसका रिस्क हाई क्यों होता है? इसका हाई रिस्क होने का जो मेन कारण है वो है कि पता लगा कि आपने सिर्फ चावल उगाए हैं, और जो चावल है किसी कारण से वो फसल आपकी एक साल में ख़राब हो गई, और अगर वो फसल आपकी ख़राब हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको पूरा फाइनेंशियल लॉस, आपका जो पूरा एक साल है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क तो यहाँ पे होगा ही। तो मेनली यहाँ पे हाई रिस्क होता है। ये आपका हो गया मोनोक्रॉपिंग। अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग्स होते हैं इसके अंदर जब प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग वन सीजन, यानी कि एक सीजन है ये एक सीजन हम बात करते हैं इसकी, मतलब आपकी जून से ये आपका अक्टूबर का सीज़न है। इस अक्टूबर के अंदर जब हम इस ज़मीन के अंदर एक समय में एक या फिर एक से दो या फिर दो से ज़्यादा फसलें हम उगाते हैं, तो उनको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। पता लगा कि हमने जो चावल है चावल के साथ हमने कुछ लगा दिया, या फिर पता लगा कि हमने, जैसे हम देखते हैं गेहूँ है, गेहूँ के साथ में हमने सरसों उगा दी, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। या फिर हमने जो है गन्ना है, गन्ने के साथ में हमने कई बार मक्का उगा देते हैं। वेस्ट यूपी के अंदर ये पैटर्न आपको वो देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि एक सीज़न के अंदर
एक सीजन के अंदर एक ज़मीन में एक से अधिक फसलें उगाना, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो आपका जो फेलियर का रिस्क है वो कम हो जाता है। पता लगा कि आपने एक ज़मीन के अंदर यहाँ पे आपने गेहूँ भी उगा रखा है और आपने यहाँ पे सरसों भी उगा रखी है, गेहूँ भी या सरसों, पता लगा गेहूँ की फसल खराब होगी तो आपकी सरसों तो बच गई, या फिर सरसों ही खराब होगी, आपकी गेहूँ की बच गई, तो आपकी जो क्रॉप फेलियर है उसका रिस्क कम हो जाता है। जो सोइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है इससे, क्योंकि जो भी ये फसलें उगाई जाती हैं, देखिए इसमें 2 तरह के पैटर्न फॉलो होते हैं। ये नहीं है कि आप चावल को और गेहूँ को एक साथ उगा दोगे, आपको एक पैटर्न होता है कि उसी पैटर्न के अंदर आप जो फसलें हैं उनको मिक्स कर सकते हैं। वो पैटर्न क्या होगा, मतलब एक तो इसमें फसल होगी जो है जिसको मतलब हाई न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी जिसको आपको मिनिमम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरी एक फसल होगी जिसकी जो जड़ है वो छोटी होगी, एक फसल ऐसी होगी जिसकी जो जड़ है वो ज़्यादा होगी, एक फसल ऐसी होगी जो जिसका जो हार्वेस्टिंग होगी वो पहले होगी, एक फसल ऐसी होगी जिसकी जो हार्वेस्टिंग है वो आपकी लेट होगी। तो इससे क्या होता है कि जो ज़मीन की एक फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, मतलब एक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से रहता है ज़मीन के अंदर में, तो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी। और अगर पता लगा कि आपकी जो फैमिली है उसको जो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, पता लगा उसको कि गेहूँ भी चाहिए और इसको तेल भी चाहिए, दोनों चीज़ एक साथ में चाहिए, तो अगर सिर्फ गेहूँ उगाएगा तो इसको तेल इसको बाद से लेना पड़ेगा, या फिर अगर ये सरसों उगाएगा तो इसको गेहूँ बाद से लेना पड़ेगा। इसने पता लगा कि यार गेहूँ तो हमने उगा लिया, गेहूँ के साथ में थोड़ा सा हमने सरसों भी उसमें डाल दिया, तो इसकी गेहूँ और सरसों दोनों की जो नीड है वो इसी ज़मीन से इसकी पूरी हो गई। जो है आपका इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है पेस्ट का, मतलब जो आपके कीड़े वगैरह होते हैं फसल के अंदर जो फसल खराब होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इतना आपकी जो फसल है इतनी ज़्यादा घनी हो जाएगी कि मतलब जो आपके घास फूस है उनको उगने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। एंड ये आपका हो गया। और जो आपकी ज़मीन है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन उसका किया जाता है। इसके जो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेज में क्या होगा, आपकी जो है देखिए 2 फसलें हमने उगा दी एक साथ में हमने अगर 2 फसलें उगाती हैं, इसको मस्ट कर देता हूँ, एक ही फसल है आपकी ए और एक फसल है आपकी बी, या फिर हमने 3 फसल उगा दी, एक फसल है आपकी सी, तो जो तीनों फसलें हैं आपने तीनों की तीनों एक साथ उगाई हैं, तो इसमें जो हमको खाद लगाना होगा जब, तो कहीं ना कहीं इसकी नीड, इस फसल की नीड कुछ और होगी खाद की, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, तो इनमें अलग अलग खाद लगाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। इनमें जो कीटनाशक दवाइयों को छिड़काव करना है वो थोड़ा सा इसमें अलग पड़ेगा। पता लगा कि जो गेहूँ है, गेहूँ के लिए हमने कोई कीटनाशक हमने उसमें यूज़ किया कि भाई जो गेहूँ है उसमें अंदर खरपतवार ना फैले। पता लगा कि हमने दूसरी फसल लगाई थी सरसों की, उससे खराब होगी, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। उनको हार्वेस्ट करना भी कई बार डिफिकल्ट होता है कि 2 फसलों को, कि एक को उनको छोड़ना है और एक को हार्वेस्ट करना है, तो ये भी थोड़ा दिक्कत यहाँ पे आती है। मैंने सेम आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर दिया है, सेम मैंने पिछले आपका लास्ट स्लाइड पर भी हिंदी में टाइप कर दिया था, आपको जो PDF की फॉर्म में ये मिल जाएगा वहाँ पर। अब बात करते हैं रोटेशनल क्रॉपिंग। अगर हम रोटेशनल क्रॉपिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया 1, 2 और 3 ईयर रोटेशन बेसिस। पता लगा कि मतलब ये एक हमारी ज़मीन है, तो इसके अंदर हमने 2020 के अंदर पहले हमने लगाया यहाँ पे चावल, अब आ गया हमारा 2021 के अंदर हमने इसमें लगा दिया गेहूँ, अब आ गया 2022 इसमें हमने लगा दिया इसमें आपका क्या बोलते हैं गन्ना, या फिर हमने 2020 के मतलब अगर हम बात करें तो 2 ईयर में पहले 6 महीने में हमने लगा दिया गेहूँ, लास्ट के 6 महीने में हमने लगा दिया चावल। तो इस प्रकार से मतलब रोटेशन, मतलब पहले हम सिर्फ एक समय पे एक ही फसल हम उगाते हैं, और जब ये फसल हमारी खत्म हो जाती है इसके बाद हम दूसरी उगाते हैं, जब ये खत्म हो जाते हैं या तो हम पहली या फिर कोई तीसरी फसल उगा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रोटेशन, यानी कि जो फसलें हैं वो रोटेशन बेस पे चल रही हैं, पहले ए फसल फिर बी फसल फिर सी फसल, सारी फसल हम एक साथ नहीं उगाते हैं। जो आपकी मिक्स्ड थी उसमें हम सारी फसल एक साथ उगाते हैं, लेकिन रोटेशनल में अलग अलग हम उगाते हैं। एडवांटेज क्या है कि जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो हमारी इससे इंक्रीज होगी। सोइल की फर्टिलिटी हमारी क्यों इंक्रीज होती है इससे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोई भी हम फसल उगाते हैं, हम माने के 2 फसल है ए और बी, इसको जो कोई फसल है उसके जो बीज है उनको उगने के लिए, उनको उत्पादन होने के लिए उनको कुछ ना कुछ आपकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, इसको कुछ और न्यूट्रिशन चाहिए, इसको कुछ और न्यूट्रिशन, इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पोषक तत्वों की इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो ए फसल है इसको जो रिक्वायर्ड पोषक तत्व थे वो इसने ले लिए। अब क्या हुआ कि ये फसल तो हमारी कट गई, अब जो बी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो ये ले गए, लेकिन जो ए वाले हैं बी को वो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, ए को मतलब बी को नहीं चाहिए ए वाला न्यूट्रिशन, और जो ए को है उसको वो नहीं चाहिए बी वाला न्यूट्रिशन। तो
जो ए वाले न्यूट्रिशन जो हमारे कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर में कम हुए हैं, उनको 6 से 7 महीने का या फिर 1 साल का जो भी रोटेशन पीरियड होता है उतना समय मिल जाता है। तो उतने समय के अंदर जो ये पोषक तत्व हमारी ज़मीन के अंदर है, जो हमने मतलब पहली फसल में लिए थे, वो हमारे कहीं ना कहीं दोबारा से उसको जो लैंड है वो गेन कर लेती हैं। आपकी अगर सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी तो आपकी जो फसल है उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। वाटर कंजर्वेशन भी आपका अधिक मतलब अच्छे तरीके से होगा। पता लगा कि मतलब एक फसल हमने ऐसी उगाई जिसमें, जैसे हम चावल की बात करें, इसके अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, फिर हमने एक फसल ऐसी उगा ली इसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है। पता लगा कि हमने ज्वार वगैरह है वो हमने उगा लिया, तो जो हमारी वाटर कंजर्वेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। जो हमारा लैंड है उसका एफिशिएंट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी ज़मीन 6 महीने के लिए खाली पड़ रहेगी या 1 साल के लिए खाली पड़ रहेगी। जब उस फसल का समय आएगा तभी हम ये फसल उगाएंगे। तो हमारा पेस्ट कंट्रोल, अगर ज़मीन हमारी खाली नहीं होगी तो उसमें खरपतवार नहीं होएगा आपका। और जो पोषक तत्व है, क्योंकि हमारा जो फसलें हैं वो रोटेशन बेस पे चल रही है, तो इसी वजह से क्या होता है आपका कि ज़मीन को जो आवश्यक न्यूट्रिशंस है वो ज़मीन अपने आप में गेन कर लेती हैं। तो हमको जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का है वो यूज हमको कम करना पड़ता है और कॉन्स्टेंट हमारी फूड सप्लाई हमारी चलती रहती है। हमारी फैमिली को जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी हम मतलब हमारी ज़मीन कभी भी खाली नहीं है, तो इसलिए जो हमारी फैमिली को कॉन्स्टेंट फूड सप्लाई मिलती रहती है। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज। इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको हायर मशीनरी रिक्वायर्ड होगी। मतलब पता लगा कि जो ए फसल है इसकी मशीनरी की रिक्वायरमेंट कुछ और है। जो बी फसल है, अगर आपको इसको उगाना है तो इसको कुछ और मशीनरी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको हायर मशीनरी रिक्वायर्ड होगी। आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि आप जो फसलें हैं उसको एक्सेसिवली नहीं उगा सकते हैं, प्रॉफिट आपके कम हो जाते हैं। एक तो आप एक्सेसिवली उसको नहीं उगा पा रहे हैं, दूसरा आपका जो खर्चा है वो मशीन वगैरह पे हो जा रहा है, तो देन ये चीज़ें हो जाती हैं। और आपका जो स्पेशलाइजेशन नहीं होता है आपका। जैसे हमने मोनोक्रॉपिंग में देखा था ना, जब एक इंसान एक ही फसल उगा रहा था उसके अंदर वो स्पेशलाइज हो गया, लेकिन यहाँ पे एक इंसान 2 से 3 या 4 फसलें उगा रहा है, तो उसको स्पेशलिटी किसी भी फसल के अंदर नहीं होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपका। और अगर इसको अच्छे तरीके से इन फसलों को उगाना है तो इसको अनुभव की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। सेम मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिया है, और आपको हिंदी में देखना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें क्रॉपिंग सीजन के बारे में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जो क्रॉपिंग सीजन है, अगर हम बात करें तो मोस्टली 3 क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलते हैं। पहला आपका रबी का, फिर आपका खरीफ का, और तीसरा आपका जायद का। जो रबी का सीजन होता है इसको बोलते हैं हम अक्टूबर दिसंबर से अप्रैल और जून तक ये चलता है। अगर हम बात करें खरीफ की तो ये जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक चलता है। और अगर हम जायद की बात करें तो मार्च से जुलाई के बीच में चलता है। यानी कि रबी और खरीफ के बीच का जो समय होता है उसके अंदर हमारा आता है जायद पीरियड। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपकी रबी की फसल है वो कौन कौन सी हैं, तो आपकी गेहूं हो गई, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों, ये कुछ फसलें हैं जो आपकी रबी की फसलें हैं। फिर आपसे खरीफ की फसलें पूछ जाएगा तो आपका चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग, उड़द, कपास, जमीन और ये सोयाबीन, ये आपकी होगी खरीफ की फसल। और अगर हम जायद की बात करें, जायद के अंदर क्या है कि आपका रबी और खरीफ के बीच का समय होता है, तो मौसमी फल हो गई, कुछ सब्जियां हो गई, कुछ चारा हो गई, ये सब जैसे आपका हो गया तरबूज वगैरह हो गए, ये सब इसी के अंदर में आपके आते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो रबी की क्रॉप है वो कब से कब तक होती है, अक्टूबर दिसंबर से अप्रैल जून तक। फिर आपकी खरीफ की कब तक होती है, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक। और आपकी जायद की कब तक होती है, मार्च जुलाई से आपकी मार्च से जुलाई के बीच में। तो ये हमारे कुछ क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। और कई बार यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंडिया के अंदर मेनली में जो क्रॉप्स है वो कितने प्रकार की होती हैं। मेनली 2 प्रकार की क्रॉप्स होती है, एक आपकी होती है फूड्स क्रॉप, एक आपकी होती है कैश क्रॉप्स। अगर हम बात करें फूड क्रॉप्स की, जो फूड क्रॉप्स है ऐसी फसलें जो फूड के रूप में उगाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, दाल हो गया, फल, सब्जियाँ, अनाज और ऐसी फसलें जिनको हम खा सकते हैं, तो वो बोलती है आपकी फूड क्रॉप्स। और कैश क्रॉप्स कैसी होती हैं, ऐसी फसलें जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगाई जाती हैं। जैसे आपका हो गया गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये आपकी हो गई आपकी कैश क्रॉप्स। एंड देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका हैंडल है @successnitra। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत